नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। द मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर भावेश पांडे अंकल जी उपस्थित हैं, जो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओवर टू यू अंकल जी। जय गुरुजी अंकल। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम और गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे आज अपनी उस्तत करने का, अपनी वड़ैयां करने का और गुरु महिमा का गुणगान करने का अवसर दिया आप सबके साथ में। जैसा आप सब जानते हैं, गुरु जी की सारी संगत जानती है कि गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। और वो भला किस तरीके से होता है, जो मेरी समझ है कि जब हम गुरु जी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और जब मैं कह रहा हूँ गुरु जी के साथ, तो मैं केवल फिजिकल फॉर्म में गुरु जी के साथ के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु जी की जो भी संगत है उस पे गुरु जी की जो कृपा है, वो एक्सपीरियंस, वो सत्संग जब हम शेयर करते हैं, वो चाहे गुरु जी के फिजिकल रूप में रहते हुए हों या गुरु जी के महासमाधि लेने के बाद में हुए हों, तो एक एक प्रवाह, एक फ्लो होता है ब्लेसिंग्स का, जो सबको बराबर रूप से भिगो देता है एक तरीके से। कई दफे ये भी हुआ है कि एक सत्संग जो हमने कहीं सुन रखा है या पढ़ रखा है, एक दफे, दो दफे, तीन दफे सुन के शायद कभी मन में आता है, करने वाले के भी और सुनने वाले के भी, कि अरे मैं ये बता चुका हूं या मैं ये सुन चुका हूं। परंतु गुरुजी की स्कीम ऑफ थिंग्स में जब भी कोई सत्संग किया जा रहा है किसी के भी द्वारा और सुना जा रहा है, भले ही वो कितनी भी दफे सुना गया हो, इट इज एज न्यू एज द मोमेंट। वो उस क्षण के बराबर नया, ताजा और एक नया संदेश लिए हुए हो सकता है, सुनाने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। गुरुजी का शुक्राना मैंने किया कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और एक गुरुजी से माफी भी मांगूंगा। 5 तारीख को मुझे इस प्लेटफॉर्म पे होना था, क्या हुआ, गुरुजी की जैसी इच्छा उस दिन ये संभव नहीं हो पाया। आज पुनः इतनी जल्दी मौका मिल गया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना फिर से, और गुरुजी से अरदास कि मुझे बख्शें। कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि इस सत्संग के दौरान या आगे पीछे कभी भी रही हो, उसके लिए। गुरुजी हम सब जानते हैं महाशिव हैं, और जो सबका दाता, जो सबका माता पिता, जो सर्वव्याप्त हैं, उन्हें समझना मानवीय रूप में, मानव इंसान, इंसानी रूप में हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि एक मनुष्य रूप में अगर किसी चीज पे मेरी मास्टरी हो गई, किसी चीज को मैंने समझ लिया, तो वो तो गौण हो जाएगी। तो हम गुरुजी को समझने के बजाय गुरुजी की सेवा में, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में सुन करके, पढ़ करके या उनको याद करके डुबकियां लगाते रहें, उसी में हमारा तारण है। गुरुजी से मेरी जो, गुरुजी ने जो मुझे अपनी शरण में लिया, वैसे हम उतना ही देख सकते हैं जितनी हमारी नजर जाती है, और हमारी नजर अपने इस जीवन तक ही जाती है। तो गुरुजी ने जब मुझे शरण में लिया, 1997 की बात है, मेरे मामा जो हैं वो गुरुजी के काफी पुराने भक्त रहे हैं, उन पे गुरुजी की बहुत कृपा रही है। तो हम जब उनके यहाँ जाते थे, तो उस समय
बहुत ज्यादा कैलेंडर वगैरह नहीं होते थे, एक सिंगल पेजर कैलेंडर होता था, उस पेज में एक गुरुजी की स्वरूप होएगा और 12 के 12 महीने जैसे होते हैं वो उसी एक पेज पे ही आते थे, वो देखे। या जो फोटोग्राफ साइज होता है 3x4 का, वो छोटे छोटे स्वरूप जो थे वो पूजा में या कहीं पे उनके बेड साइड टेबल पे रहते था, वो देखे। और वो फौज में थे उस समय पे, नेशनल से NSG हेड कर रहे थे। तो सुबह सुबह जब वो अपने जॉगिंग वगैरह पे जाते थे तो उनका अलार्म जो था वो एक शब्द था, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तो अमूमन हम भी उस शब्द को सुनते सुनते उठते थे। शब्द सुनने में अच्छा लगता था, पंजाबी बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत थोड़ा समझ में आता था, बट द म्यूजिक, और म्यूजिक के लिए कहते हैं कि म्यूजिक इज द फूड ऑफ द सोल, फूड फॉर द सोल। तो म्यूजिक जो है वो बड़ा अच्छा लगता था, और जितना लिरिक्स समझ में आते थे वो बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन कभी बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं हुई गुरुजी के बारे में। जितना कान में पड़ा उतना सुना और फिर आगे कुछ पूछा नहीं, कुछ किया नहीं। मैं उस समय अपनी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था, शायद 95 की बात होगी, 95 96। तब से मतलब गुरुजी का के बारे में थोड़ा बहुत कान में पढ़ना शुरू हुआ था। और मेरे फादर कैंसर सर्वाइवर थे, उन्हें 1992 में कैंसर हुआ था। और शुरू में महीने महीने में उस समय कैंसर के लिए हम लोग जयपुर रहते थे और कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली वैली या बॉम्बे ही जाना पड़ता था। तो एम्स में उनका इलाज हुआ था और रिव्यूज के लिए भी एम्स ही आना होता था। तो शुरू में 1 महीने का रिव्यू, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का। फाइनली डॉक्टर्स ने 96 आते आते कह दिया कि अब जो है आप साल में एक दफे दिखाने के लिए आ जाया कीजिए। इधर मेरी कैंपस से रिक्रूटमेंट हो गई, जॉब लग गई, मैं अपनी पोस्टिंग पे चला गया, पहले हैदराबाद फिर गोवा। और उसके बाद में 8-9 महीने जब मैं बाहर था, फिर बाय दिस थिंग आई गॉट अ ट्रांसफर टू दिल्ली। और जब मैंने ज्वाइन किया दिल्ली तो उसी समय मेरे फादर का रिव्यू भी ड्यू हो रहा था, उनकी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी। ये फरवरी 97 की बात है। तो मैं गोवा से शिफ्ट हुआ दिल्ली, और उस समय कुछ और नहीं था, मैं अपने मामा के यहाँ पे ही रह रहा था। कुछ मुझे शायद हफ्ता 10 दिन हुए होंगे आए हुए। और मेरे फादर और मदर भी आए चेकअप के लिए जयपुर से। जब वो एम्स गए तो डॉक्टर ने देखा और कहा कि आपका तो कैंसर रिलैप्स हो गया है। और रिलैप्स ऐसा हुआ है कि पहले वो थ्रोट कैंसर था, अब जो है लंग्स, एब्डोमेन, और मतलब पूरी तरीके से बॉडी में कोई जगह नहीं बची है जहाँ वो है। अब आप कुछ दवाई ववाई के चक्कर में मत पड़िए, आपको जो काम खत्म करने हैं वो करिए और जस्ट बाइड योर टाइम। और वो डॉक्टर ने जो ऐसी पिक्चर पेंट करी कि ये इस टाइप से फैला है कि आपके थोड़े समय में ब्लीडिंग्स होएगी, कभी नाक से खून निकलेगा, कभी आंख से, कभी कान से। कि एक अच्छे खासे व्यक्ति की जो चलते हुए गए थे हॉस्पिटल, उनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट गई और उन्हें हमें कुर्सी पे लेकर के वापस घर आना पड़ा। डॉक्टर ने कहा था 6-8 महीने का लाइफ स्पेन होएगा, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पेनफुल, वेरी बैड पीरियड फॉर हिम एंड फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिम। गुरुजी तब शायद पंचकुला में या चंडीगढ़ में थे, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो जब हम घर आ गए तो मामा ने शायद उनसे कांटेक्ट किया, और अक्षरक्ष तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद गुरुजी ने उनसे कुछ ऐसा कहा कि अब समय आ गया है, बट इट विल बी एब्सोल्युटली पेनलेस। और उन्होंने कोई एक उपाय बताया और वो उपाय किया गया, और उसमें 4 जो है, नंबर 4 वो आता था। एंड एग्जैक्टली 7 days लेटर, 4 तारीख को जो है ही पास्ड अवे ऑलमोस्ट पेनलेसली। और जो डॉक्टर्स ने कहा था वो मैंने अपने किसी और एक दूसरे रिश्तेदार में 2-3 साल बाद में देखा कि वो उसी टाइप का कैंसर का प्रोग्रेशन, बट अ वेरी पेनफुल दिस थिंग। अब किसी भी महापुरुष से या ईश्वर से जुड़ने का कारण नॉर्मली
पॉजिटिव मिरेकल्स होते हैं। हम हमेशा अपने मन की इच्छा पूरी करने में ही मानते हैं कोई शुद्ध पुरुष है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं गुरुजी के खिलाफ हो गया था ये, बट जो पहले था वो ही बाद में भी था। मुझे लिविंग गुरुज का एक जगह लाइट ऑफ डिविनिटी में भी किसी सत्संग में ये वर्ड मेंशन्ड है, मुझे लिविंग गुरुज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। तो आई वॉज टोटली, मतलब जिसे कहते हैं नास्तिक था एक तरीके से। और धीरे धीरे मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो हैं उनकी श्रद्धा गुरुजी में पूरी तरह से जम गई। सत्संग इतने हैं, क्षण क्षण इतनी कृपा रही है कि अगर मैं सिलसिलेवार बताऊंगा तो शायद पता नहीं कब तक मैं बोलता रहूंगा। तो मेरी सिस्टर जो मेरे से छोटी हैं, वो बीच में बीमार हुई, फादर की डेथ के बाद में वो चीज़ उन पे असर करी, और किस तरह गुरुजी ने उनको उस डिप्रेशन से निकाला। जो मेरे मामा हैं वो, उनको मेरी मदर ने फ़ोन किया कि बहुत हालत ख़राब है, इतने दिनों से घर पे थी, इतने 2-3 हफ्ते से हॉस्पिटल में हैं, बट नो डायग्नोसिस, नथिंग रॉन्ग, बट कोई फूड इनटेक नहीं है, कुछ नहीं है, एंड सीवियर डिप्रेशन है। तो मामा ने जब भी बातचीत होती थी तो उन्होंने कह रखा था कि गुरुजी से कुछ कहा नहीं जाता। उस दिन भी उन्होंने कहा कि अच्छा मैं देखूंगा, तब तक गुरुजी एम्पायर स्टेट आ गए थे, मैं देखूंगा। बट जैसा वो बताते हैं उसके बाद में सत्संग के दौरान उन्हें गुरुजी को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। जब लंगर प्रसाद वगैरह सब हो गया और बाद में सेवा उनकी चल रही थी, तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया और वो ही सिम्टम बताने लगे जो मेरी सिस्टर के सिम्टम्स थे। इरिटेबल स्टमक, रेचिंग की सेंसेशन, सीवियर डिप्रेशन। और फिर रात को 12-1 बजे उनसे कहा कि एम्स जाओ और एम्स से ये दवाई ले आओ। दवाई की दुकानें एम्पायर स्टेट से और एम्स के बीच में और भी खुली थी, बट द इंस्ट्रक्शन वाज एक्सप्लिसिट, एकदम शार्प इंस्ट्रक्शन था कि एम्स जाना है और एम्स से दवाई लानी है। वो लगभग 1:30 बजे रात को दवाई लेके वापस लौटे। गुरुजी ने दवाई हाथ में ली और फिर वापस देके उन्हें कहा इसे डस्टबिन विच शुड दे, डस्टबिन में डाल दे। और ये भी कहा कि अगले दिन मेरी मामी 1 दिन के लिए मेरी सिस्टर से मिलने जयपुर चली जाएं और 1 दिन बाद वापस आ जाएं। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मतलब जो लड़की इतनी बीमार थी, सीवियर डिप्रेशन में थी, पेट में 1 महीने से एक अन्न का दाना नहीं जा रहा था, अगले दिन सुबह मामी पहुंची, दिन में शायद 11-12 बजे, और शाम होते होते तो ऐसा था कि इट वाज मतलब हाउस ऑफ फेस्टिविटीज ऐसा लग रहा था। तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो हैं उनकी गुरुजी में श्रद्धा बड़े आसानी से स्थापित हो गई। लेकिन मैं जो है, मैं अभी मस्ती में था। अच्छा, इससे पहले एक चीज, गुरुजी के मेरे दर्शन इससे पहले हो गए थे। वो कैसे हुए कि जब मेरे फादर की डेथ हो गई और जो भी 12 दिन 14 दिन रहते हैं और बाकी और जो काम एसोसिएटेड जयपुर में थे वो खत्म करके मैं वापस दिल्ली आया, तब मैं एक जिस कंपनी में मेरा कैंपस इंटरव्यू से हुआ था तब मैं वहाँ काम कर रहा था, लेकिन मैंने एक दूसरी कंपनी में लगभग 3-4 महीने पहले इंटरव्यू दे रखा था एंड आई वांटेड टू शिफ्ट टू दैट कंपनी। तो मैंने अपनी मामी से कहा कि नहीं, तो मेरे को अपने काम के सिलसिले में चंडीगढ़ टूर पे जाना था। तो मेरे मामा ने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाना। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि गुरुजी पूछेंगे किद्दऊ आया और कहना जोशी अंकल का भांजा। तो मैं चंडीगढ़ गया और थर्सडे का दिन था, बैसाखी से पहले वाला थर्सडे था 1997, विच वर्क्स आउट टू शायद 10th of April 97। और मैं गया, लोगों को बहुत याद रहता है कि ऐसे देखा वो देखा, बट मेरा
मेरा मानस या मेरा अंतर्मन उस समय शायद ट्यून्ड नहीं था उस साक्षात्कार के लिए। मैं गया, आराम से बैठा, गुरुजी आए, मैंने मत्था टेका, गुरुजी स्पोक एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स व्हिच मामा हैड टोल्ड मी। गुरुजी ने कहा कि दो आया, और मेरे को जो कहा गया था मैंने वही रिपीट कर दिया। गुरुजी, मतलब गुरुजी भी शायद नहीं कहा, जोशी अंकल का भांजा हूँ कर करके उन्होंने ये बता दिया था कि मतलब अंकल आंटी बोलते हैं तो ऐसे बोल देना करके। तो गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और कहा कल्याण कीता। और उसके बाद मैं आके बैठ गया और चाय आई और मैंने चाय प्रसाद के लिए मना कर दिया, एक दफे, दो दफे, तीन दफे। मैं बचपन से मेरी स्थिति ये थी कि मेरे दूध के गिलास में अगर चाय की चम्मच भी लग जाती थी तो आई वुड नॉट ड्रिंक इट। मेरे लिए चाय मैं जहर मानता था। गुरुजी के पहले दर्शन, मैंने चाय प्रसाद नहीं लिया, मैं उठ के जाने लगा तो एक अंकल ने कहा, उस दिन कुछ था क्योंकि लंगर था उस दिन, और कि लंगर करके जाना। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं चुपचाप वहां से खिसक लिया। कॉलेज से निकला था, पहली दफे चंडीगढ़ गया था, सेक्टर 17 घूमने का बड़ा मन था, तो गुरुजी ने कहा कल्याण की था। लेकिन जो आज हम जानते हैं चाय प्रसाद की महिमा, लंगर प्रसाद की महिमा, उस सब को नहीं समझते हुए मैं वहां से चला गया। और जो है उसके बाद मैं वीकेंड पे चंडीगढ़ से ही जयपुर गया। मंडे की सुबह में दिल्ली पहुंचा वापस, और अपने जॉब पे जाने से पहले मैं चाय तो नहीं, मतलब जो भी उस दिन सुबह नाश्ता वाश्ता कर रहा था, अब चाय पीता हूँ इसलिए चाय याद आती है, नाश्ता कर रहा था अपनी मामी के साथ में। और मैं मामी से कह रहा हूँ कि अरे देखो ऐसा है कि मैंने वो जॉब का ना इंटरव्यू दिया था, वो पता नहीं क्या हुआ, ये जॉब में तो मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा फोन करके पूछ ले। मैंने कहा फोन करके कहाँ पूछूं, वो जो कंपनी की, मतलब जो ऑफिस की डिटेल्स थी, कांटेक्ट इन्फो थी कि कहाँ पे हुआ था, क्या था, मेरा रेफरेंस नंबर क्या था, जो भी मतलब आईडी नंबर या जिससे वो चेक करेंगे, वो सब खो गया। मैं 2-3 महीने से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। ये कह के जब मैं तैयार होने के लिए मैंने अपनी अटैची खोली कपड़े निकालने के लिए, जो मैं हर दिन खोलता था क्योंकि आई वॉज लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस देन, तो जो ऊपर की तरफ वाला जो वो होती है उसमें से वो मेरा एडमिट कार्ड बोलिए या इंटरव्यू कार्ड बोलिए, जो भी है वो गिरा। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीजें पहले ढूंढी नहीं है, मैंने उस अटैची का कोना कोना, मतलब हर पॉकेट, नुक कॉर्नर सब देखा हुआ था, एंड आउट ऑफ द ब्लू इट सिंपली फॉल्स ऑन टॉप ऑफ ऑल माय क्लोथ्स। और सुबह का समय है और मैंने ऑलरेडी ऑफिस में कह रखा था, क्योंकि मैं उस दिन रात को ट्रेवल करके जयपुर से आया था, कि मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। तो खैर मैं तैयार होकर के उस नंबर पे फोन किया, तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने अभी 10 मिनट पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया है, आपका नाम बताइए, रोल वो बताइए, एनरोलमेंट नंबर या जो भी नंबर था वो मैंने बताया। उन्होंने कहा हाँ जी आपका सिलेक्शन हो गया है। और वो 15 अप्रैल थी तारीख, मंडे का दिन था, कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप जो है 15 मई को आपको ज्वाइन करना है। और मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसमें मेरा नोटिस पीरियड था 30 डेज। 14 मई को मैं रिलीव हुआ और 15 मई की सुबह मैंने दूसरी जो कंपनी ज्वाइन करी। और उस समय ये कनेक्शन मुझे समझ में आया नहीं कि गुरुजी ने जो कहा था कल्याण की था, वो क्या इंस्टेंट कल्याण था। तो उसके बाद में मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। इधर मेरी मदर और सिस्टर जो हैं वो गुरुजी में उनकी श्रद्धा पूरी तरीके से आ गई। मैं उसके बाद में जयपुर पोस्ट हो गया, जयपुर से मैं दिल्ली आता, सारा परिवार एम्पायर स्टेट आ गए थे गुरुजी, सारा परिवार एम्पायर स्टेट जाता और मैं टीवी देखने के लिए या चाणक्यपुरी घूमने के लिए कुछ ना कुछ बहाना मार के घर पे रह जाता। 2 साल तक लिटरली 97 से 99 मैं अगर 25 बार दिल्ली आऊंगा तो शायद ही 1 या 2 बार मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया। मेरी सिस्टर और मेरी मदर जब भी आते थे जाते थे। उसके बाद में मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और वो जब ठीक हुई तो फिर मामा मामी ने कहा कि भाई थोड़े दिन हमारे यहाँ आकर के रह जाएगी। तो जब वो उनके यहाँ रही तो ऑलमोस्ट डेली गुरुजी के यहाँ जाना रहता था। हम लोग पर्टिकुलरली मेरी मदर जो हैं वो
उसकी शादी को लेकर के बड़े चिंतित थे और कहीं पे मैच कुछ हो नहीं रहा था, तो वो इधर गुरुजी के पास में आ गई, मामा मामी के यहाँ जब वो विजिट करने आई। और एक दिन रात को फोन बजा और एक सज्जन बोले, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ यहाँ बॉम्बे से, और हमारे पास में आपकी लड़की का जो है चिन्ह और फोटो वगैरह आई है, हमारी तरफ से बात पक्की है, तो आप बताइए डेट वेट कब निकालने। अब माय मदर वॉज टेकन अबैक, तो उन्होंने भी उसी उसमें कह दिया कि भाई हमें तो आपका आता पता है नहीं, आप एक काम करो, आप लड़के की फोटो और जन्म पत्री भेज दो। अब वो थोड़ा सा उनको वो रहता था, उन्होंने थोड़ा सा वो भी हो गए, नाराज से भी हो गए कि अरे लड़के भी कोई जन्म पत्री वगैरह मांगता है, हमने मिला ली वो। बट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, उन्होंने फोटो और जन्म पत्री भेज दी। अब माय मदर वाज बाय दैट टाइम सो मच इन द वे ऑफ गुरुजी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वो सब चीजें जो हैं दिल्ली भिजवा दी मामा के यहाँ। और यहाँ पे गुरुजी को फोटो दिखाई गई, गुरुजी ने फोटो हाथ में ली और कहा चंगा मुंडा है, और इस तरीके से शादी पक्की हो गई। अब शादी पक्की हो गई, शादी की डेट थी 25 जनवरी 2001। ये हो सकता है मेरे टाइमलाइंस थोड़े इधर उधर हो रहे होंगे, तो ये दिस मस्ट हैव हैपेंड समवेयर इन 2000 आई थिंक, 2000 या 1999 नवंबर दिसंबर में हुआ होगा। जो मेरा ब्रदर इन लॉ हैं वो उस समय पे अफ्रीका में पोस्टेड थे, कॉन्गो में, तो उनको आने की प्लानिंग हुई, कब होगी शादी ये वो, तो शादी जनवरी 2001 में हुई। तो आप देखिए अप्रैल 97 में मेरी गुरुजी के मेरे दर्शन हुए, और इस शादी तक मेरा कोई आस्था श्रद्धा मेरे हृदय में नहीं थी। इन द मीन टाइम, अपार्ट फ्रॉम माय मदर, माय सिस्टर, मेरी मदर एक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हैं थी, तो उस स्कूल की जो ओनर थी वो आंटी, उनकी पूरी फैमिली सुन करके गुरुजी के वेज में आ गई, गुरुजी की कृपा उन सब पे बरसने लग गई, और मैं अपने ही मस्ती में चला जा रहा हूँ 4 साल तक, लिटरली डूइंग नथिंग। उन आंटी ने कहा कि भाई स्कूल के ग्राउंड से ही शादी करो, कहाँ इधर उधर तुम देख रही हो, स्कूल इज कोई वो नहीं है, आप स्कूल से ही शादी करेंगी। तो ठीक है, शादी की सारी तैयारियां होने लग गई। शादी के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, माय मदर कम्स एंड टेल्स मी कि आंटी को जो है गुरुजी का सपना आया है, जिसमें गुरुजी ने कहा है कि तंदूर यहाँ नहीं यहाँ लगाना है। उस समय पे तो वो मतलब लमसम केटरिंग का रवाज थोड़ा सा कम था, आप एक करते थे, आप तंदूर का भी अरेंजमेंट करते थे, और पता नहीं मतलब जो भी है। तो शी आदमी की तेरे कोई काउंटर व्यू है, कुछ है? मैंने कहा नथिंग, तंदूर यहाँ लगाओ वहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो हम स्टेज वगैरह बना रहे हैं वो दैट इज रिमेनिंग अनअफेक्टेड, मतलब कोई ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है, आपको जहां मर्जी जाए तंदूर वहां लगाओ। वो शादी में जिसने खाना खाया, आज 21 साल बाद भी अगर मिल जाता है तो कोई तो कहता है अरे यार तुम्हारे जैसी शादी हमने नहीं देखी, जैसे एक कहते हैं ना परसीव्ड वैल्यू। तो गुरुजी का अनुग्रह, गुरुजी की कृपा ऐसी बरस रही थी कि पीपल स्टिल रिमेम्बर दैट मैरिज फंक्शन। इससे आगे सुनिए क्या है कि क्योंकि बारात बॉम्बे से आनी थी, तो बारात का सारा काम हमें करना था, मतलब जो बैंड का अरेंजमेंट भी मैंने ही बुक किया, ठीक है, मतलब उन लोगों के बिहाफ पे। हमारे यहाँ घोड़ी का रिवाज नहीं है, कार इज ओनली यूज्ड। तो मेरे दिमाग में ये था उस समय पे ना, 2000 के आसपास में, मित्सुबिशी लांसर वाज अ कार विच आई हैड टेकन अ फैंसी टू। मुझे वो गाड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, मित्सुबिशी लांसर। तो मेरा एक दिमाग में था कि भाई शादी जब होगी तो मित्सुबिशी लांसर में दूल्हा आएगा, एंड इट विल बी अ ब्लैक मित्सुबिशी लांसर। So that was the concept I had, but I could not find a black Mitsubishi Lancer in Jaipur. और मैंने एक CLO करके कार आती थी देवू की, वो रेंटल पे बुक करी। और जिस दिन शादी थी उस दिन शाम के 4 बज गए और ये कार गायब। जब मेरा कॉन्सेप्ट एक ये भी था कि जो ड्राइवर होएगा वो एकदम, जैसे कहते हैं ना शॉफर, जैसे कहते हैं ना एकदम परफेक्ट शॉफर ड्रेस में होएगा। जैसे एक वो रोशन सेठ का पहले एक एड आता था कि he in a very fluent English he is talking about the features of a car,
और फिर लास्ट में वो अपनी टोपी गाड़ी के ऊपर से उठाते हैं और कहते हैं क्या करें, ड्यूटी पे जाना है। तो टिल दैट मोमेंट एवरीबडी थिंक्स कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, बट देन ही रियलाइजेस कि ये एक शॉफर है। तो वो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट था, एकदम लिवरीड शॉफर होएगा। और शॉफर तो छोड़िए, यहाँ पे जो सीएलओ बुक करी थी ये भी नदारद है, शाम के 4 बज गए हैं, 6 बजे बारात निकलनी है। तो ये आंटी जिनका स्कूल है, उनका बेटा was working in Microsoft in Gurgaon. He came to attend the wedding and he got a taxi on hire from Gurgaon to Jaipur and he came straight to the school. जैसे एक परंपरा होती है ना कि हाँ भावेश कोई काम है तो बताओ। तो ही सेज कि यू आर लुकिंग वेरी हैरिड, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, व्हाट इज द इशू। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, वो ऐसे गाड़ी आने आना था, आई नहीं है। ही सेज कि यार मैं हायर पे लाया हूँ एक टैक्सी, यू कैन यूज दैट। तो ऐसे बात करते करते हम बाहर गए तो इट इज अ ब्लैक मित्सुबिशी लांसर है। तो अभी भी ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और डू आई। एंड द शॉफर इज एज आई हैड कंसेप्चुअलाइज्ड, एकदम स्पिक एंड स्पैन वाइट ड्रेस में विद अ कैप। और जब मैं ये शॉफर को देख रहा हूँ, गाड़ी को देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये तो किसी हाई एंड रेंटल वाली गाड़ी है। अगर इस पे मैं फूल वूल चिपवाऊंगा एंड वॉट एवर जो डेकोरेशन होते हैं, तो these guys might object. And as if this guy is reading my thoughts, he says कि साहब आप बता रहे हो कि 6 बजे बारात आनी है, तो आप वो फ्लोरिस्ट को बुला के जल्दी जल्दी वो करवा लो, मुझे तो ये गाड़ी सुबह सर्विसिंग करवानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ। तो आप देखिए कि जो आपके मन में चल रहा है, वो सामने एक व्यक्ति जो टोटली अनकनेक्टेड है आपसे बात कर रहा है। ये अब जब गुरुजी की वेज थोड़ी बहुत समझ में आने लगी हैं पूरी, तो मुझे नहीं लगता है एनी बडी कैन क्लेम कि वो गुरुजी को समझ सकता है या जान सकता है। तब समझ में आता है कि कारणों के कारण जो है वो गुरुजी हैं। तो दैट्स हाउ, जो सोचते हैं जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे, वो वाली बात है। अगर वो आपके हित में है तो आपको जरूर मिलेगा, और अगर आपके हित में नहीं है तो आप कितना ही जोर लगा लीजिए, नहीं मिलेगा। ये सब हुआ, पर भावेश पांडे जो हैं वो अभी भी गुरु जी की महिमा से एक तरीके से अनजान हैं। शादी हो गई, बहुत अच्छी शादी हो गई। उसके बाद में जैसा होता है कि वो लोग, वो अपने ससुराल गई मेरी सिस्टर, और फिर एक दफे जब वापस लौट के आते हैं, फेरा करते हैं, जो भी बोलते हैं उसे, तो वो आई। और उसके बाद जब फाइनली व्हेन शी वाज गोइंग बैक, तो हर डिपार्चर एंड हर हस्बैंड्स डिपार्चर वाज इन आफ्टरनून। तो मैं उस दिन ऑफिस लेट गया। आई टोल्ड माय बॉस कि मैं रात को लेट बैठ के अपना काम खत्म कर लूंगा, बट आई विल कम लेट। तो मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस से निकला। एंड माय ऑफिस, मतलब मेरा जो प्लांट था वो इंडस्ट्रियल एरिया में, जयपुर से 20-22 किलोमीटर दूर सांगानेर करके एक एरिया है, सांगानेर से भी आगे, वहां पे था। और उस समय इट यूज टू बी पिच डार्क एंड वेरी काइंड ऑफ अ डेंजरस हाईवे। तो मैं बाइक पे था और मैं आ रहा हूँ, और मेरे आगे वाले पहिए से एक कुत्ता टकराया, और पीछे से रोडवेज की बस आ रही है। अगर मैं उस दिन सड़क पे गिर गया तो बस मेरे को निपटा देगी। तो मैंने अपने दोनों टांगों से बैलेंस किया, और जो है आई कुड मेंटेन माय बैलेंस एंड आई कुड अवॉइड फॉलिंग इन द पाथ ऑफ दैट रोडवेज बस। और जैसा हाईवेज में अक्सर होता, अब भी होता है कि वो भरी हुई, ठसाठस भरी हुई जीपें भी चलती हैं। वो एक जीप भी जा रही है, वो जीप वाले ने साइड में एक तरीके से रोक करके या धीरे करके मुझसे कहा, भाई साहब आपका तो बैलेंस बहुत बढ़िया रहा, आपको तो ऊपर वाले ने बचा लिया। और मैंने भी हाँ में सर हिलाया। एक शिव मंदिर है जहां मैं बचपन से जाता था, और वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरा अगेन कोई आस्था थी। उस मंदिर के बगल में एक बेकरी थी, तो वो हमारा जैसे लड़कों का अड्डा होता है, तो वो मेरा और मेरे फ्रेंड्स का एक होता, हम रोज वहां जा करके पेटी वेटी खाना, पेस्ट्री वेस्ट्री खाना करते थे। और जब मैं मंदिर क्रॉस करता था वो ऑन द वे टू दैट बेकरी, तो 99% डेज पे मैं बाहर से, जिसे कहते हैं ना, जैसे किसी यार दोस्त को करते हैं, ऐसे ही मैं मंदिर को मत्था झुकाते हुए आगे चले जाता था, अंदर नहीं जाता था। अंदर शायद साल में एक आध दफे चले जाता था। जब ये इंसिडेंट हुआ और ऑन माई वे बैक आई क्रॉस्ड दिस मंदिर, मंदिर बंद हो चुका था क्योंकि रात के 10 बज रहे थे। मैंने सर झुकाया
तब तक एक चीज जो पहचान में आ गई थी वो थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस। तो सर झुकाया तो वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, और ऐसी फ्रेग्रेंस कि एक क्षण में जो वो 4 साल का अज्ञान था या वो 4 साल की अभक्ति थी, उसे दूर होने में एक ही क्षण लगा, जस्ट वन मोमेंट, एंड आई रियलाइज्ड हु गुरुजी इज। और उसके बाद में गुरुजी के दर्शन की प्यास जो है वो बहुत हो गई। फिर मेरा ट्रांसफर फिर गुरुजी ने करवा दिया रेवाड़ी। रेवाड़ी आप लोग जानते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आंटी कि कितना समय है मेरे पास, मैं उस हिसाब से मैं थोड़ा सा अपने सत्संग शेयरिंग को वो कर लेता। हेलो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो रेवाड़ी मेरी पोस्टिंग हो गई, और ज्वाइन करने से पहले मैं अपनी मदर के साथ में, जो हमारा नेटिव प्लेस नैनीताल की साइड पे है, वहाँ गया। वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो अगेन मामा के यहाँ रुके। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? जय गुरु जी अंकल। हाँ जी आपके पास अंकल। हाफ एन आवर है अंकल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो मामा के यहाँ पे रुके, और शाम को फिर तो गुरुजी के यहाँ नहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो गुरुजी के यहाँ गए अगेन। दैट इज अ वेरी मतलब जून 10 जून की डेट थी। गुरुजी के यहाँ गए, और मेरी मामी की एक कजिन सिस्टर थी। उस दिन से 4-5 साल पहले उन्होंने कहा था कि मेरी एक सिस्टर है, तेरी उससे शादी कराने का विचार है। मैंने कहा देखो जी, रिश्तेदारी में तो शादी वादी होती नहीं। हाँ, घुमाना फिराना है तो बुला लो, मैं उसे दिल्ली दर्शन करा देता हूँ। तो ऐसे ही हंसी खेल हमारा चलता रहता था। उस दिन जब हम गुरुजी के यहाँ गए तो मामा मामी, मैं, मेरी मदर, मेरी मौसी का बेटा और बेटी, बेटा मौसी का जिनको गुरुजी ने राइट ऑफ डिविनिटी की सेवा दी थी वो थे। और जो मेरी वाइफ है वो भी आई हुई थी, मतलब जो मेरी मामी की कजिन सिस्टर हैं। तो फिर जैसा होता है सत्संग, मतलब शब्द हुआ, लंगर प्रसाद हुए, और उसके बाद में जो है हम लोग बैठ गए। जैसा हम बैठ जाते थे, जब तक गुरुजी आज्ञा ना दें, आगे से बढ़ के आज्ञा लेने का मन ही नहीं करता था। फिर गुरुजी फिर जब वॉक से वापस आए तो जिन्होंने एम्पायर स्टेट देखा है, तो जो दरवाजा एंटर करते ही नीचे उतरते हैं, उसी साइड वाली दीवार पे वो पेट लगा के जमीन पे बैठ गए। 12:30-1 बज रहे होंगे। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, अपना दायां पांव दिया और कहा चरण दबाओ। तो मैं चरण दबाने लग गया। फिर मेरी मामी की जो कजिन है उसे बुलाया, लेफ्ट लेग दिया, कहा चरण दबाओ, वो चरण दबाने लग गई। थोड़ी देर बाद बोले, उस समय गुरुजी के यहाँ पे फूल ले जाना परमिटेड था, लोग मालाएं फूल वगैरह लाते थे। तो और जब संगत खत्म होती थी तब तक एक पूरी पहाड़ बन चुका होता था फूलों का। तो गुरुजी बोलते हैं, चुपको माला ते कर लो ब्याह। शायद ऐसा ही था, मतलब पंजाबी में बोला था, जो मुझे याद है वो यही था। तो दैट्स हाउ आई गॉट मैरिड। गुरुजी ने शादी फिक्स करी। और अब लगता है कि हाँ, उस समय उनका वर्ड टू वर्ड पालन कर लेना चाहिए था। हम थोड़ा शर्मा शुर्मी में रह गए कि हाँ ठीक है, बात करेंगे, जो वो होता है उसके वाइफ के फादर एंड पेरेंट्स को बताएंगे, और जो भी वो होता है। आज एक ही वो रहती है दिल में खलिश की, जो कहा था वो कर लेना चाहिए था। गुरुजी के चरणों में बिछी हुई मालाएं उठा करके एक्सचेंज कर लेनी चाहिए थी। तो वो जरूर रहता है। गुरुजी जो है हमारे रसिक बैरागी हैं। वो कभी आपको सन्यास की बात नहीं करते, वो गृहस्थ सन्यासी की बात करते हैं। और इसका मेरे को, जिसे कहते हैं, थोड़ी सी इसका पहला जो समझ आया या साक्षात्कार हुआ, वो हुआ जब मैं अपनी शादी का कार्ड लेके गया। और मैं बड़ा, जैसे कहते हैं ना, सीरियस से नोट पे गया कि अरे गुरुजी को कार्ड देने जा रहे हैं। और वो नॉन संगत डे था, और गुरुजी जो साइड बोर्ड है किचन के पास में, उससे पीठ टिका के बैठे हुए थे।
ही वॉज वेयरिंग अ वाइट पजामा, ग्रीन कुर्ता, और सर पे जैसे बारातियों की पिंक कलर का साफा होता है, वाई इट वॉज देयर आई डू नॉट नो, बट आई नो कि जब मैं शादी का कार्ड देने गया तो वो शादी में जो बाराती की सी ड्रेस होती है, लगभग वैसी ड्रेस में बैठे हुए थे, और फिल्म के गाने चल रहे थे सिस्टम पे। एंड प्रॉब्ली ही वांटेड टू टेल मी कि जो जो जिस चीज का जो रस है वो होना चाहिए। इफ इट इज अ मोमेंट ऑफ जॉय, यू शुड रिफ्लेक्ट जॉय। तो गाना चल रहा था, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी जंजीर, उसका गाना चल रहा था, जवानी में जवानी के इशारे हों जवां, वो नजर चाहिए, ऐसा करके एक गाना है मोहम्मद रफी जी का गाया हुआ। और गुरुजी मुझे देख करके ऐसे आंखें मटकाते हैं, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, कि सडनली आई रियलाइज कि भाई वो करने आया तो गुरु के पास भी आया तो एकदम खुश होकर के रहो करके। मतलब यू डोंट हैव टू बी सीरियस और यू डोंट हैव टू बी, मर्यादा अपनी जगह है, बट खुशी और रस जो है वो मर्यादित भी हो सकता है। तो एनीवे आई हैव गॉन अ लिटिल फॉरवर्ड, आई विल कम बैक। तो उस दिन रात को गुरुजी ने ऐसे शादी फिक्स कर दी। अगले दिन भी हम मामा जी के यहाँ पे ही थे, तो दिन में 2-2:30 बजे अचानक फोन आया और मामी टेल्स मी कि अरे गुरुजी आ रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं ऊपर नहीं आऊंगा, और वो पीने के लिए कुछ मंगा रहे हैं। तो उन्होंने फटाफट एक कोका कोला लिया, मतलब एक ग्लास लिया, उसमें नींबू डाला, काला नमक डाला, ऊपर से कोका कोला लिया, डाला, और कहा ये गुरुजी को नीचे दिया। तो गुरुजी की जो कॉन्टेसा थी, छुई मुई 07 जिसे बोलते थे, छुई मुई बोलते थे क्योंकि CH01007 ऐसा करके उसका कुछ नंबर। तो मैं लेके नीचे गया, गुरुजी ने 2 घूंट लिए और फिर बोले पी जा। अब मेरे को लगा अरे जूठा है, मैं कैसे पी जाऊं। फिर मुझसे पूछने क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। बोले चल मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा, ये दे के आ जा और चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर आया तो मामी ने कहा अरे गुरुजी ने ये पिया नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने 2 घूंट लिए और फिर कहा पी जा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पी जा, तो फिर मतलब पिया क्यों नहीं, ये तो अमृत है। खैर सबने फिर थोड़ा थोड़ा पिया और मैं नीचे आके गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट आ गया। उस दिन लगभग 2-2:30 बजे से रात को 8-8:30 बजे तक मैं गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट में था। पर मुझे ये 6 घंटे या 7 घंटे या जो भी समय रहा होगा, ये बहुत डिटेल में याद नहीं है। मैं, गुरुजी और मैं, और गुरुजी ने अपनी वैसे ही चरण सेवा दे दी जैसे पहले दे रखी थी। इतना एक चीज, 2-4 चीजें जो उस समय अवधि की याद है वो ये है कि इट वाज लाइक बेबी फ्लैश, जिसे कहते हैं ना, शीतल जो शब्द है उसकी अगर परिभाषा हो तो शायद वो जो स्पर्श था, जेंटल, सॉफ्ट, कूल, एंड मतलब सेवा करने वाले को आनंद देने वाला, सेवा लेने वाले को आनंद देने वाला। तो वो एक चीज है जो मुझे याद है। दूसरी चीज मुझे याद है कि गुरुजी ने मुझसे थोड़ी बहुत चीजें पूछी। अच्छा नौकरी, अच्छा ट्रांसफर हो गया रेवाड़ी। एंड देन गुरुजी टोल्ड मी कि अच्छा तेरा रेवाड़ी ट्रांसफर हुआ है। एंड ही टेल्स मी कि रेवाड़ी से एक सड़क बावल जाती है, वहां पे राइट हैंड साइड में तुम्हारा प्लांट लोकेटेड है। प्लांट के गेट के अंदर जब जाओगे तो उसमें बड़े सारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। गेट के अंदर घुसते ही राइट साइड पे जो बिल्डिंग है उसमें तुम्हारे को कमरा मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे, और तुम्हारी खिड़की के सामने एक बेल, एक क्रीपर लगी हुई होगी। ऑल सेड एंड डन, रात को 8 बजे संगत आनी शुरू हुई, मामा लोग भी आ गए, सत्संग हुआ उस दिन जो भी है, और उसके बाद हम घर चले गए। 3 days back we went to Jaipur. After few days I joined Rewari and I have forgotten everything by then. मेरे को कुछ याद नहीं है कि गुरुजी से ये सब डिस्कशन हुआ है, या ये सब मतलब डिस्कशन क्या, मतलब गुरुजी ने ये सब मुझे बताया है। और मैंने रेवाड़ी ज्वाइन कर लिया। जैसे किसी भी नई जगह ज्वाइन करने पे होता है कि my boss rotated me at different workstation, different departments. I was supposed to be his number 2 in that plant. तो before assigning me a particular job, उन्होंने कहा अभी मेंटेनेंस देख लो, अभी लॉजिस्टिक्स देख लो, अभी प्रोडक्शन ऑपरेशंस देख लो। ऐसा करते करते लगभग 2 महीने हो गए, मेरे को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। I was told to move around in different departments for literally for 2 months. Finally, one day he calls me, gives me a key कि ये जाओ वो SD ब्लॉक में जा करके रूम नंबर सो एंड सो तुम्हारा, एंड यू विल बी लुकिंग आफ्टर मेंटेनेंस अपार्ट फ्रॉम असिस्टिंग मी इन द प्लांट ऑपरेशंस। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने वो कमरा खोला, सामने एक क्रीपर
और जब वो क्रीपर देखी, एवरीथिंग कम्स बैक एंड आई रियलाइज कि रेवाड़ी से बावल रोड पे राइट हैंड साइड पे ये प्लांट है। गेट के अंदर, गेट में बहुत सारी ब्लॉक्स हैं बने हुए हैं, मेरा ऑफिस राइट हैंड साइड के ब्लॉक में है, ग्राउंड फ्लोर पे है और सामने क्रीपर है। और गुरुजी की जो दृष्टि है वो कैसे आप पे रहती है, हाउ कैन आई टेल यू। एक जंगली फल होता है कौड़तुम्बा। कौड़तुम्बा जो है उसकी तासीर बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। मतलब अगर उसका जो इनर पार्ट है उस पे अगर हाथ लग जाता है तो जिसका हाथ लगता है उसकी जबान कड़वी हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो बहुत पहुंचे हुए वैद्य होते हैं वो उसके मेडिसिनल पर्पस को यूटिलाइज कर सकते हैं। और महाशिव जो है, शिव जी को वैद्येश्वर भी कहा जाता है। तो एक दिन वो गुरु जी ने कहा कि मुझे कौड़तुम्बा मंगवाओ। मामा ने कहा कौड़तुम्बा कहाँ से मंगाए? तो उन्होंने कहा अरे ये डेजर्ट वाले एरियाज में होता है, तेरी बहन राजस्थान में है। उस समय इंसिडेंटली मामा का बड़ा बेटा भी जयपुर में पोस्टेड था। तो उन्होंने कहा तेरी बहन राजस्थान में है, उससे क्या है, मंगा के देगी। तो उन्होंने मेरी मदर को फ़ोन किया और अपने बेटे को भी फ़ोन किया और दोनों लोग जो है पूरे जयपुर में घूम लिया। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया ये चीज़ क्या है। फिर ये जो मैंने आपको बताया ये उनको अलग अलग लोगों से पता चला कि ये तो ऐसी चीज़ होती है। और क्योंकि उस टाइप का काम संभव नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि ये कौड़तुम्बे को सुखा करके इसकी फांकियां बना देते हैं, जो गाय भैंसों की जो खली होती है उसमें कभी कभी मिला दी जाती है ताकि उनका डाइजेशन ठीक रहे और उनका मतलब जो है मिल्क बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी रहे। ऐसा करके कुछ कुछ बताया गया। तो अगर आपको ये चीज चाहिए तो ताजा फल तो आप भूल जाओ, आपको ड्राइड कौड़तुम्बे मिलेंगे और वो भी किसी अच्छे पंसारी के यहाँ। तो वो पुराने जयपुर में जो सिटी पार्ट है उसमें ढूंढ ढांड के उन्हें कोई पंसारी मिल गया जहाँ पे ये सूखे कौड़तुम्बे पाव भर आधा किलो मिल गए, वो उन लोगों ने कुरियर करवा दिए। गुरु जी का हुक्म बड़ा ही एक्सप्लिसिट था, कौड़तुम्बे चाहिए ताजे फल रूप में और कट्टों के कट्टे चाहिए। उस समय तक तो मोबाइल का प्रचलन इतना नहीं था। मैं रोज रात को अपनी मदर से बात करता था। मैंने रात को उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का ऐसा ऐसा हुक्म है। अब रेवाड़ी तो इज जस्ट एडजॉइनिंग राजस्थान, वो भी ड्राई एरिया ही होगा, तुम पता तो करो। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन जब मैं प्लांट गया तो मैंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर था उसे बुलवाया एंड सॉरी आई एम एक्सप्लेनिंग टू हिम कि ये ऐसा नारंगी के आकार का फल होता है, येलो और ग्रीन स्ट्राइप्स होती हैं, कौड़तुम्बा नाम होता है। उसने कहा अच्छा एक मिनट रुकिए। वो बाहर गया और एक फल लेके आया, बोला ये। अब मैंने देखा नहीं था लेकिन जो डिस्क्रिप्शन मेरे पास था आई वॉज 100% श्योर कि है। मैंने कहा हाँ जी यही। तो ही सेज कि साहब ऐसा है, इसे यहाँ पे गड़ुम्बा बोलते हैं हरियाणा में, इसे पंजाब में कौड़तुम्बा बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा यार ये कितने मिल सकते हैं? बोले ये अपने प्लांट में होते हैं। मैंने कहा अच्छा कितने मिल सकते हैं? एंड ही सेज आपको कितने कट्टे चाहिए। और उसके बाद में एक सप्लाई चेन बन गई। कट्टे के कट्टे भरे जाते, पेट्रोल डीजल के ट्रक में रख दिए जाते। एक पेट्रोल पंप सेक्टर 17 का नियत था हमारा, वहां पे उतर जाते। मामा ऑफिस से आते जाते वक्त ले लेते और वो छोटे मंदिर पहुंच जाते और फिर जिस संगत को सेवा मिलती। और देखिए अगेन कैसे सर्कल पूरा होता है। अभी जब कोविड के बाद में जूम पे सत्संग शुरू हुए तो एक आंटी का कुछ सत्संग चल रहा था, बहुत सुंदर सत्संग चल रहा था। फिर वो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुई। मैं भी उस दिन सत्संग मुझे करना था, फिर जो होस्ट थे उन्होंने मुझे सत्संग करने को दिया और मैंने ये सत्संग किया और मेरा सत्संग पूरा हुआ। इतने में वो आंटी रिकनेक्ट हो गई थी तो उन्होंने कहा वो आंटी डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब हम दोबारा सत्संग उनसे सुनेंगे। एंड द फर्स्ट थिंग शी सेज कि अरे अब मुझे समझ में आया कि हम किसको कोसते थे कि अरे कौड़तुम्बे भेज दिए किसने, और हमारा हालत खराब होती थी क्योंकि गुरुजी कौड़तुम्बे अपने शरीर पे मलवाते थे, पूरा झाग निकलवा देते थे उसका। तो जिसमें हाथ लगने से कड़वा हो जाए उसे जो महागुरु जो महाशिव हैं उससे अपने शरीर की मालिश करवाते थे। तो क्या सिद्धि क्या शक्ति, सोचना भी व्यर्थ है। तो ये गुरुजी की महिमा रही, थोड़ा बहुत जो उन्होंने वो अवसर दिया। कौड़तुम्बे की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, चलती रही। उसके बाद में मेरा ट्रांसफर वापस जयपुर हो गया। अब हमारी शादी हो गई थी बट फैमिली वे में जाने में दिक्कतें आ रही थी।
फैमिली वे में जाने में दिक्कतें आ रही थी, तो एक दफ़े थोड़ा सा हम लोग थोड़े से अनमने थे, ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा था। मेरी वाइफ जो है वो हरिद्वार को बिलोंग करती थी, तो मैं उन्हें हरिद्वार छोड़ने जा रहा था। और जैसा उसके बाद गुरुजी में आस्था आने के बाद में हो गया था कि हमारे सारे रास्ते जो हैं वो गुरुजी की चौखट से होकर के जाते थे। हम कहीं जाते थे तो पहले दिल्ली आते थे, गुरुजी को प्रणाम करते थे, फिर कहीं चले जाते थे। घूमने जाना है नैनीताल तो दिल्ली आओ, गुरुजी को प्रणाम करो, फिर जाओ। वापसी में आओ, अगर संभव हो तो वापसी में भी वही रास्ता लो, नहीं तो दो में से एक ट्रिप में तो होता ही होता था। तो हरिद्वार जब मैं उसे छोड़ने जा रहा था तो अगेन गुरुजी के दरबार में आए, और उस दिन फिर गुरुजी ने जो है रात को 2:30-3 बजे तक हमें रोके रखा, जहां तक मुझे याद है। उस समय दो चार ही लोग रह गए थे, मेरे मामा, मेरी मदर, मैं, मेरी वाइफ, एक डॉक्टर शर्मा ईएनटी वाले हैं जो पहले एम्स में थे, अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ पे हैं, और एक रॉल अंकल जो पंजाब में पंजाब ब्यूरोक्रेसी में थे। ये 6 लोग थे। आई हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट रिकलेक्शन। और रात के 2-2:30 बजे में फिर गुरुजी हमें अपने कमरे में ले गए, और फिर वही कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तो मुझे उन्होंने पाँव दबाने के लिए दे दिया। मेरी वाइफ से कहा पेट दबा। मेरी वाइफ धीरे धीरे उनका पेट दबा रही है, तो उन्होंने लोअर एब्डोमेन पे कहा, जोर लगाए थे, कुछ नहीं होता इसे। फिर उससे पूछा, अच्छा मेरी आंख में जलन हो रही है, क्या करना है? तो जो है अ, उसने कहा कि अच्छा खीरा रखना है, तो खीरा नहीं था उस दिन। तो फिर कहा अच्छा आलू, लौकी, मतलब जो चीज मिली उसे काट करके उनकी आंखों पे रख दिया गया। ऐसा करके थोड़ा सा सेवा हेवा करा के रात को 2:30-3 बजे उन्होंने दूध प्रसाद मंगाया, सब लोगों को दूध प्रसाद दिया, फिर को बोला अच्छा जाओ। मेरी मामी को उन्होंने, और दो संगत और थी, उनको उन्होंने डुगरी भेजा हुआ था। अगले दिन उन्होंने डुगरी फोन करके मेरी मामी से कहा तेरी बहन का काम कर दिया। मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ जो है वो मेरी मामी की कजिन है। और एक चीज और, गुरुजी कभी कहना नहीं भूलते थे, जब भी मैं और मेरे मामा उनके सामने एक साथ पड़ जाते थे, मामा भांजा नु साड़ू बना देता। तो गुरुजी ने कहा तेरी बहन का काम कर दिया, और ठीक 15 दिन बाद में शी टेस्टेड पॉजिटिव, और ड्यू डेट जो थी वो थी 4 जून 2005। 31 मई 2005 को मेरे मन में आया कि अरे गुरु जी का तो आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने एक मीटिंग फिक्स करी एक कस्टमर के साथ में साउथ एक्स में, और रेवाड़ी में जो मेरा बंदे थे उनसे कहा भाई इकट्ठे करके रखो, मैं सुबह सुबह आऊँगा, कौड़तुम्बे लूँगा। एंड माय प्लान वाज कि मैं कौड़तुम्बे लूँगा, मीटिंग करूँगा साउथ एक्स में, और शाम को जो है गुरु जी के पास में कौड़तुम्बे देते चले जाऊँगा। इट वाज अ ट्यूसडे, 31 मई 2005 वाज अ ट्यूसडे। तो ट्यूसडे, हाँ आई थिंक इट वाज अ ट्यूसडे। तो ऐसा करते हुए मैं चले जाऊँगा, ये मैंने सोचा। तो इट वाज अ नॉन संगत डे, कहने की बात ये है, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो शाम को 4 बजे के आसपास में मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, और मैं अपनी वाइफ से कह के आया था कि मैं 4, 4:15 निकल जाऊंगा वहां से, तो बाई 8:30 आई विल बी होम। जयपुर पहुंच जाऊंगा तो डिनर तो घर पे ही करूंगा। तो वहां पे सुदामा भैया थे किचन में, और उनको जो है मैंने वो कौड़तुम्बे का कट्टा दिया, और मैंने कहा आप बता दीजिएगा गुरुजी को कि भावेश आया था और कौड़तुम्बे देखे गया है। तो इतने में तो गुरुजी बाहर निकल के आ गए। हाँ भाई क्यों आया? मैंने कहा गुरुजी कौड़तुम्बे देने आया था। बोले अच्छा तू तो मीटिंग करने आया सी। अब मैं क्या बोलूंगा, मेरी ये मतलब ये तो कोई, इवन मैंने मामा को नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि अगर बताओ तो ये होता अरे तुम घर रुक के जाना है, ऐसे आना जाना क्यों कर रहे हो, ये वो कर करके। तो इट वाज सिंपली अ ऑफिशियल ट्रिप विद द आइडिया कि गुरुजी को कौड़तुम्बे दे देंगे, और इसलिए तो गुरुजी को से कौन छुपा सकता है, क्या छुपा सकता है। तो गुरुजी ने कहा तू तो मीटिंग करने आया सी। मैं कुछ नहीं बोल मैं मतलब थोड़ा सा शर्मसार जैसा हो गया कि यहाँ पे भी मतलब 1 और 1 11 का काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी पूरी श्रद्धा से या पूरे उससे नहीं कर सकते। खैर गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम कर, ये इसमें से ना 9 रिष्ट पुष्ट कौड़तुम्बे निकाल। तो मैंने 9 कौड़तुम्बे निकाले जो एकदम फ्रेशेस्ट और सबसे ज्यादा फर्म और इस टाइप के, जो भी उन्होंने जिस तरीके से बताया था। फिर उन्होंने सुदामा भैया से कहा इसे एक खरल दे दे, जो इसमें वो चटनी बनाते हैं ना हाथ से कूट करके। अब मुझसे कहा इसकी चटनी बना। अब मैंने तो जिंदगी में नहीं बनाई, तो मैं ठक ठक धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो गुरुजी खूब जोर से हंसे, और वो सुदामा भैया से कहते हैं इससे नहीं होगा, तू ही बना।
फिर बोले, फिर अच्छा, मैंने, मेरे एक कलीग भी थे मेरे साथ में, मैंने कहा कि मेरे एक कलीग बाहर बैठे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो दर्शन के लिए। बोला ना, बोले नहीं। अब क्या है? मैंने कहा जी जयपुर। नहीं, अभी जाओ वापस बड़े मंदिर, और 6 बजे से पहले बड़े मंदिर से निकलना नहीं है। तो जैसी आज्ञा। हम बड़े मंदिर गए, वहां पे 2-4 संगत थे, सिंगला अंकल थे बैठे हुए जहां तक मुझे याद है, और 1-2 संगत और थी। वहां पे हमने चाय प्रसाद पिया, और जो भी प्रसाद मिला वो खाया, सत्संग हुआ, आपस में सत्संग शेयरिंग हुई। ठीक 6 बजे हम निकले। रात को 12, 12:15 बजे मैं घर पहुंचा। वाइफ सो गई थी, मैंने उसे उठाया और मैंने कहा देखो, गुरुजी ने 9 कौड़तुंबे जो है वो कहे थे, नव दुर्गा होती हैं तो हमें तो बेटी होगी अब। और 4 की जगह 7 जून को हमें बेटी हुई, उसका नाम गुरुजी ने गौरी रखा। हम अगर ये इन चीजों को देखें तो हमें ये चमत्कार लगते हैं, लेकिन ये जो अपेरेंट चमत्कार हैं, एक्चुअली गुरुजी की शरण में, गुरुजी की सेवा में हर एक क्षण अपने आप में एक चमत्कार है। क्योंकि अगर उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता तो हमें वो चमत्कार लगता नहीं है। लेकिन है क्या? एवरी मोमेंट इज अ मिरेकल एंड वी शुड नॉट बी मिरेकल हंटर्स। गुरुजी जो हैं वो, क्योंकि देखिए गुरुजी जो हमारे साथ कर रहे हैं वो, जिसे कहते हैं ना, एक कर्म की एक बात थी कि भाई 4 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध, क्रियामना और आगामी कर्म। तो जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जो संगत में, कि गुरुजी कहते थे तुम्हारे 90% कर्म तो मैं काट देता हूँ, 10% तुम्हें भोगने हैं। बात वही है जो गुरुजी कहते थे कि अपनी अक्ल जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आया करो, अहंकार का कोई काम नहीं है। बात वही है। कई दफे ऐसा होता है कि हम अपने आप को कर्ता, अपने आप को डूअर मान लेते हैं, और जैसे ही वो क्षण हमारे जीवन में आता है, चाहे गुरुजी से हमारे को 30 साल जुड़े हुए हो गए हों, चाहे 300 साल जुड़े हुए हो गए हों, उस समय एज अ गुरु वो एक हल्का झटका देते हैं धरातल पे लाने के लिए, कि अगर तुम्हारे इतना समय गुरु की शरण में बिताया और फिर भी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मस्तिष्क में ये अहंकार या ये जिसे कहते हैं ना चतुराई या सयानप आ गई है, तो then there is a correction, and sometimes that correction is very painful, and sometimes that correction uh, is disturbing, but उसके इमीडिएट बाद जब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लर्निंग ओनली, तब जाकर के जो है ये गुरु आपको आपकी जर्नी में और आगे बढ़ाते हैं। बोलने के लिए तो मतलब हर क्षण, जैसा मैंने कहा, समाधि से पहले और महासमाधि के बाद भी, अगर चमत्कार गिनना चाहूँ तो भी अगणित हैं, कृपा गिनना चाहूँ तो भी अगणित हैं। लेकिन कृपा जो है वो हर एक क्षण कृपा है। आज सत्संग करने की का मौका मिला, जबकि एक गलती हो चुकी, फिर भी ये उनकी क्षमादान है उनका मेरे लिए। और एक बार फिर गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने मुझे सत्संग का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सात संगत जी, जय गुरु जी भवेश पांडे अंकल जी। अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना आपको, शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से। बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुनकर। मीन्स एवरी टाइम हम सुनते हैं सत्संग, अलग अलग चीज सुनने को मिलता है, अलग अलग चीज सीखने को मिलता है। सो अंकल, जैसे कि आज मीन्स हम बैठे बैठे ये मैं सोच रही थी, आप लोग इतने लकी हैं अंकल जो साक्षात रूप में गुरुजी से मिल चुके हैं। इतना लाइक यू हैव स्पेंड टाइम, आपको पता है हम लोग तो अभी सोच के भी वो हो जाता है। मीन्स आप जब बता रहे थे उनका जूठा कोल्ड ड्रिंक तो आपको खाने पीने को मिला, देन उनको चरण दबाने का चरण सेवा मिला आपको कई बार, आपका फैमिली, आपकी शादी सब गुरुजी के आंखों के सामने हुआ। एंड अंकल ये बात जो आप
आपने बताया पहले भी सुना हुआ था, रसिक बैरागी है हमारे गुरुजी। तो यू फॉल मोर इन लव विद ऐसे गुरु जो हमारा हर हाल में, हर चीज में हमारे साथ हैं, हमको एक्सक्यूज करते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि मीन्स गुरुजी से माफी मांगी, तो हम तो अगिनत भूल करते जाते हैं, बट हमारे गुरुजी हमें सब में क्षमा करते हैं। बस अपने साथ गुरुजी से अरदास यही है, ऐसे ही हमें अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखे, सबका कल्याण करे गुरुजी, सबको अपने श्री चरणों में बनाए रखे। थैंक यू वंस अगेन अंकल फॉर दिस ब्यूटीफुल सत्संग। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी। थैंक यू। जैसे आपने कहा, जस्ट एक शब्द मुझे याद आ रहा है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकुट मोहे तारे, वही स्थिति है। तो नया पुराना संगत कुछ नहीं है, सब गुरु जी की संगत है, सब शरण में है। जय गुरु जी। बिल्कुल अंकल, जय गुरुजी। बिल्कुल हम लकी हैं, उनके शरण में आप आए, जब लेट आए बट आप आए। 97 आप जब बता रहे थे आई कुड कनेक्ट, मैं तब क्या कर रही थी एंड गुरुजी को जब जिससे मिलना होता है वो हमें तब कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने पहले बताया यू वेर इन लव विद द शब्द्स, बट आपको गुरुजी का वो नहीं पता था। बट मैंने भी ऐसी एक वो की है, पता नहीं 2013 7 जुलाई को मैं गुरुजी के बर्थडे के दिन बड़े मंदिर आई थी, बिकॉज मेरी एक कजन ने बताया कि एक गुरु है उनका। तो मैं तो देख के चकित हो गई, ऐसे गुरु नहीं, मीन्स फ्रैंकली मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। मैं बस दूर से, ना मैंने जल प्रसाद लिया, ना मैंने, बिकॉज आई वॉज नॉट कनेक्टेड, मैं बिल्कुल ही वो नहीं पढ़। तब शायद गुरुजी को नहीं लाना था, बट आई गॉट कनेक्टेड इन 2017। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जिस मीन्स हर पल हर सांस के लिए शुक्राना। एंड अंकल, मैंने कौरतुम्बा की कहानी आई थिंक दूसरे संगत ने भी पहले सुना होगा, बट मैंने पहली बार सुना। मीन्स कुछ अलग लगा, अच्छा लगा। एंड each moment with Guruji is a miracle, each breath is a blessing. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना फॉर एवरीथिंग। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे। ओवर टू आवर होस्ट प्लीज। जय गुरु जी। संगत जी, you can unmute yourself and take आगे। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।